थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। ये वर्मा जी ने कुछ शुरू किया है रिसर्च करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की। एक्चुअली अब ये कोरोना के बाद से क्या है ना, ट्रेंड ऐसा ही शुरू हो गया है। मैं अभी एक किसी डिबेट में कहीं था, ऑफ कोर्स मैं ऑब्जर्वर था, तो कुछ ये ऑनलाइन क्लासेज के, ऑनलाइन स्टडी के फेवर में थे, कुछ एंटी थे। दो ग्रुप उन्होंने डिवाइड किए थे। तो ठीक है, सबके अपने अपने लॉजिक्स थे और दोनों के लॉजिक्स अपील करने वाले थे, है ना। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा था, जो कंक्लूड जब करने आया तो समअप मुझे करना था। कंक्लूड करते हुए मैंने कहा देखिए भैया, दोनों की बातें सही हैं। तो कहते सर बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस तो है दोनों में। जो फेवर में थे वो अलग कहते हैं, जो इन फेवर, जो अगेंस्ट थे वो भी अलग कहते हैं। तो मैंने कहा देखो इसमें बैलेंस ये है कि इस कोरोना ने क्या सिखाया हमको, चाहे उसका डिस्टेंस एजुकेशन मांगने, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन माने, एडेप्टेशन अडोप्टेशन टेक्नोलॉजी का माने, या किसी भी तरह से उसको यूटिलाइज करना माने, तो बात ठीक है। अब मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को अगर मिलाता हूं तो वास्तव में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम 1-to-1 करते हैं। कुछ बातें उनकी नेसेसिटी 1-to-1 ही जरूरी होती है, उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है। और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑफलाइन भी चल जाती हैं, जूम से भी चल जाती हैं, फोन पे भी कर देते हैं। और जैसा माहौल है, जैसा एटमॉस्फेयर है कोरोना की वजह से, ऐसा जल्दी लगता नहीं है कि ये महीना 2 महीने में, अभी मार्च से शुरू हुआ, मार्च से इंडिया में ज्यादा स्प्रेड हुआ। वैसे तो लास्ट दिसंबर से चल रहा है चाइना में। तो ये 1 साल में कि इसको हम ह्यूमन जितने हैं या मेडिसिन से हैं या ट्रीटमेंट है, ओवर पावर कर जाए या कैप्चर कर जाए या इसको विन ओवर कर जाए, अभी जो तुरंत नहीं लगता। ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीन आएगी, मेडिसिन आएगी, जल्दी आनी है। कभी कल भी मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि इंडिया की वैक्सीन पहले उन्होंने 2-4 दिन पहले बताया था कि मार्च में उम्मीद है, अब वो फिर अर्ली कर रहे हैं कि फरवरी में आ जाए। विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भले ही जनवरी आ जाए, फरवरी आ जाए, मार्च आ जाए या अगले मार्च आ जाए, जब भी आ जाए, कितना भी आप टेस्ट कर लो, तो रियल टेस्ट उसका तभी होगा जब उसके लिए 1-2 साल का टाइम पास हो जाएगा, रिजल्ट्स उसके करेक्ट होते जाएंगे। तो इसी तरह जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, मुंडेन को मैं एक दिन बहुत माइन्यूटली बैठ के एनालाइज कर रहा था। उसमें बार बार ऐसा निकलता था कि अभी लॉन्ग ड्यूरेशन है, होररी भी मैंने लगाई, प्रश्न कुंडली भी लगाई, लंबा टाइम है, लंबा टाइम है। तो करते मैंने देखता हूं कितना लंबा तक दिखता है। तो वो टाइम दिखता था फरवरी 23 तक ये चलेगा, इसका प्रकोप तेज चलेगा। फरवरी 23 का मतलब अभी 20th खत्म होने वाला है, 21st, 22nd, 23rd शुरू होगा। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 2.25 साल तक इसका इम्पैक्ट, इफेक्ट अभी हाई प्रेशर हाई वॉल्यूम का रहेगा। उसका रीजन ये भी है, भले ये किसी को डिमोरलाइज करने के लिए, चाहे साइंटिस्ट हो या कोई र्यूमर स्प्रेडिंग के लिए भी नहीं है, ये उसके लिए भी है कि जब आज भी अगर टेस्ट हो जाता है तो 1.5 साल, 2 साल लग जाएगा उसको रिजल्ट फाइनल फाइंडिंग में। और फिर हम दूसरे दुनिया की बात छोड़ भी दें, हमारी कंट्री में ईच एंड एवरी पर्सन को कितना टाइम लगेगा? एस्टिमेटेड 140 प्लस करोड़ की पॉपुलेशन हमारी है, तो 140 करोड़ से ज्यादा लोग जहां है वहां को सबको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो उम्मीद है 2.5 साल में एटलीस्ट 10, 15, 20% पॉपुलेशन तक कवर हो जाए इंडिया की भी। तो ये बात एस्ट्रोलॉजिकली भी वैसे भी समझ में आती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने भी बात शुरू की। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जूम से भी हम बात शुरू करें। तो जूम पे सीमा जी तो काफी दिन तक जुड़ी रही हमारे साथ, पामिस्ट्री की पूरी डिटेल एनालिसिस की। अब मैं पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस अगर देखता हूं तो पामिस्ट्री में थोड़ा सा डेफिशिएंसी है जूम पे। क्या है, हम थियोरेटिकल पार्ट तो कर लेते हैं पामिस्ट्री में, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते।
मैंने कोशिश की थी 1-to-1 हम कुछ कोशिश करें, वो कई रीजन रहे, कभी रिस्ट्रिक्शन थी, कभी अब जैसे सीमा जी हैं, ये तो रोहतक में है, तो दिल्ली आती नहीं है, तो रोहतक से हैं। इस तरह से कुछ पंजाब से थे, कुछ नाडियाद से थे, कहीं और कई सारे कंट्रीज के कई लोगों उसमें स्टूडेंट थे, अलग अलग बैचेस में। हमने कई बैच किए, 7-8 बैच फार्मेसी के कंप्लीट किए हमने इस जूम में। तो ये डेफिशिएंसी थी। अब अभी हमने एक और प्लान किया था कि 3 दिन का फुल डे प्रोग्राम करने के लिए 1-to-1, उसमें पामिस्ट्री का हम डिटेल बेसिक भी एडवांस भी और उसके बाद फेस रीडिंग में तीनों चीज हम 3 दिन में करेंगे। उसमें फिर कई दिक्कत हुई, कुछ जो दूर के लोग थे उनको टाइम चाहिए, कुछ जो आसपास के थे स्पेशली जो वर्किंग क्लास नहीं है, जो बिजनेस क्लास है, उनको कहते सर दिवाली की बात करना। और हमने फिर भी कोशिश की चलो हम जितने हैं 5-7-10 लोग कर लें, 10-12। तो फिर उसमें मैसेज यही आया लोगों का, कहते सर हम साथ करेंगे, इतना इतना करिए। तो उसमें क्या हो रहा था, पामिस्ट्री उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो बेसिक सी बातें आज भी पूछते हैं, उसके रीजन क्या है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। प्रैक्टिकल तभी होता है जब तक हम अपना हाथ ही पकड़ना हमको नहीं समझ में आता, तो नहीं पता होता। मैं बार बार कहता तो हूं कि हाथ को लूज करना चाहिए, लूज पकड़ना चाहिए, पर कितना लूज होना चाहिए, क्या वो लटक जाए हाथ ऐसे, है ना, ऐसा भी नहीं है। तो इस तरह का प्रैक्टिकल जो है, और या स्किन को हम कितना चेक करें, पाउडर डाल के चेक कर लें, वॉश करके चेक कर लें, सैनिटाइजर लगा के चेक कर लें, ये छोटी छोटी चीजें पामिस्ट्री में थोड़ी डेफिशिएंसी है, प्रैक्टिकल पॉइंट 1-to-1 इसमें चाहिए, है ना। और जो एस्ट्रोलॉजी की जो रिसर्च की बात है, एस्ट्रोलॉजी भी हमने 1-to-1 भी इधर कुछ लोगों को कराई, या जूम पे भी कराई हमने, प्रिडिक्शन पार्ट स्पेशली। कैलकुलेशन तो मैंने नहीं कराया, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर दिक्कत क्या है, कुंडली बनाने का कैलकुलेशन अगर मैं बेसिक से कर रहा हूं तो नहीं बन पाता, वो बोर्ड की जरूरत पड़ती है, लिख पढ़ना थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ, रिसर्च के लिए मैंने वर्मा से इसलिए एग्री किया कि इसके लिए एलिजिबिलिटी ये थी कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं, आपको पूरी 12 भाव की व्याख्या आती है, नवग्रह भी आते हैं, भाव के कारक भी आते हैं, दशाएं भी आती हैं, गोचर भी आता है, अष्टवर्ग भी आता है, जेमिनी भी करना आपको यूज करना आता है। मींस मैक्सिमम इनपुट आउटपुट आपको आती है। इसको कोरिलेट करके वो बातें करके हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है, वो कर पाना मुझे लगता था थोड़ा सा पॉसिबल हो पाएगा। अब इसमें फिर दिक्कत हो रही है कि आज भी मेरे को 2 लोगों का फोन आया, या सर दिवाली के बाद कर लेते इसको। मैं कहा दिवाली के बाद, तो आप दिवाली के बाद जुड़ जाना। कहते नहीं सर, फिर वो हमारी तो 2 क्लासें छूट जाएंगी, और वो तो अगला सैटरडे तो दिवाली ही है। तो सैटरडे दिवाली, तो मैंने उसका एक्सक्यूज कर दिया, तो सैटरडे दिवाली, नेक्स्ट सैटरडे कमिंग सैटरडे दिवाली है, तो दिवाली को नहीं करेंगे। और वैसे तो ये सिद्धि का कार्य है, ये गुड़ विद्या जो है, और दिवाली अमावस्या का दिन है, वैसे भी सिद्धि करते हैं, उस दिन आप करो तो बहुत अच्छा है। चलो, उसमें गेस्ट आपके भी हैं, अपने भी हैं, आने वाले भी हैं, आप भी जाएंगे, कुछ है नहीं भी करें उस दिन छोड़ भी सकते हैं हम। बट फिर भी बात ये थी, वर्मा जी भी अभी बता रहे थे, इनको भाई 3-4 लोगों को वही बात कह रहे हैं कि ये करिए। हमने कहा चलो आज हम बात करते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे। तो वर्मा जी, मेरे ख्याल से अब तो 12, 20, 22 हो गया, अब और नहीं जुड़ रहे कोई, हम बात कर लेते हैं आज के लिए जो शुरू करनी है ना। ये इसी वजह से हमने इस काम को शुरू किया। सर रिमी जी जो है वो 12:30 बजे के बाद ही जुड़ेंगी। हाँ, कमलेश जी अभी बाहर हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में घर पहुंचते फिर वो जुड़ेंगी। तो इनको जुड़ने दो, रिमी और कमलेश को जुड़ने दो। हाँ, वो जुड़ हम जाएंगे। हम इसकी बात शुरू करते हैं, और वो इनको फिर बात कर लेंगे, है ना। अच्छा, अब ये सीमा तो पुरानी है, इनको पता है इसका मेथड क्या है। शैली जी और उपासना जी को एक बात कह दूं, ये अभी क्या है, जैसे 40 मिनट हो जाएंगे, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और तुरंत आपको फिर रिकनेक्ट कर लेना है, इसी पे सेम नंबर और सेम पासवर्ड रहेगा, रिकनेक्ट हो जाएगा। उसमें लगभग 30-35 सेकंड का लॉस होता है, तो हम दोबारा रिकनेक्ट हो जाएंगे इसमें, है ना। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स की, उससे पहले हम एक प्रेयर कर लेते हैं। नवग्रहों की यह गाथा है, नवग्रहों का ये विद्या है, विधा है। तो नवग्रहों को हम पहले प्रार्थना कर लेते हैं, और उसके बाद हम शुरू कर लेते हैं। आपको मुझे उम्मीद है आती होगी, है ना। और नहीं तो आप चाहेंगे फिर मैं लिखवा भी दूंगा, आप नोट कर लें। और जब भी क्लास हम करेंगे, जैसे पमिस्ट्री में हम हाथ की प्रार्थना करते थे, इसमें हम नवग्रहों की प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी, पानो शशि भूमि सुतो बुधश्च,
गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। यह ज्ञान या विज्ञान बेसिकली तो ग्रहों का ही है, ग्रहों का ही खेल है, क्योंकि इसीलिए पराशर ऋषि ने कहा है, जब उनसे एक सेंटेंस में पूछा गया कि क्या ज्योतिष क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, है ना, तो वो उन्होंने एक 2-3 वर्ड में इसका आंसर दे दिया। संस्कृत का था, मैं उसको बोलूं, सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्र इति ज्योतिष। वो कहते हैं सूर्य के साथ, सूर्य आदि, सूर्य के अलावा बाकी ग्रहों का भी जो बोध कराता है, ज्ञान देता है, विवेचना करता है, उसके बारे में बताता है, वही ज्योतिष है। अब क्या ज्योतिष इतना ही है? ये तो आप सारे विद्वान है, इतना ही ज्योतिष नहीं है, लेकिन बेस इसका है ना। और ये बात भी सही है कि ग्रहों से पहले हमारे पास नक्षत्र थे, नक्षत्रों से पहले हमारे पास टाइम था, ऋतुएं थी, महीने थे, ये सारी चीजें थी। लेकिन जो बहुत सारी चीजें, चाहे नक्षत्र हो, टाइम हो, मंथ हो, और हाउस हो, जोडियक साइन हो, राशियां हो, ये सारी चीजें भी मिली हुई हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका रिलेशन, डायरेक्ट इंडायरेक्ट रिलेशन इन ग्रहों के साथ जरूर है, कनेक्ट ग्रहों के साथ जरूर है, इसीलिए हो सकता है ज्यादा मान्यता दी गई हो। तो ये तो हमारी बेस की बात थी, इसके तो हम और कुछ डिटेल करेंगे नहीं। आज मेरा विचार था कि हम प्रेडिक्शन की बात करें, कैसे प्रेडिक्शन करें, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि उन्होंने पैम्फलेट में भी वर्मा जी ने लिखा है, और उसके बाद थोड़ी सी उनके प्रेडिक्शन का मेथड करने के बाद फिर हम डायरेक्ट प्रेडिक्शन पार्ट शुरू करें। और आज पहले दिन हम गोचर की बात करें, ट्रांजिट की बात करें, ट्रांजिट कैसे मिलाएं, गोचर कैसे मिलाएं, है ना। प्रेडिक्शन हमने कैसे करना है? नॉर्मली हम प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे पास क्या है, वो एक कोई कुंडली तैयार है ना। हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कुंडली आपने चाहे मैनुअल बनाई हो, कंप्यूटर से बनाई हो, कंप्यूटर में भी आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया हो, मोबाइल में सॉफ्टवेयर यूज करके कर रहे हो आप, हमारा मतलब यह है, इंटेंशन यह है, रिक्वायरमेंट यह है कि सही कुंडली बनके हमारे पास तैयार हो। और उस कुंडली के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, जरूरी चीजें क्या है? सबसे पहले फर्स्ट पेज जो है, पहली चीज जो है, उसमें एक्यूरेट टाइम डला हो। जब टाइम एक्यूरेट डला है, डेट एक्यूरेट डली है, प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट डला है, तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस करके निकाल देता है कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर, या आप हाथ से बना रहे तब भी क्या वार निकाल देता है, जन्म का वार, ठीक है। महीना भी उसमें निकल जाता है। महीना कौन सा? वो डेट का महीना तो आपको पता है, इंग्लिश वाला। आज 7 नवंबर है, ये महीना नहीं। जो हिंदी वैदिक महीने हैं, चैत्र से जो शुरू होता है, जो वासंतिक नवरात्र होते हैं, अत्यंत शुभ दिन होते हैं साल में 2 बार। एक तो नवरात्रि अभी गई, इस बार लेट हुई थी अधिक मास की वजह से, शारदीय नवरात्र, और दूसरे वासंतिक। वासंतिक में बसंत ऋतु में जो आते हैं, दूसरे शारदीय नवरात्र या शरद ऋतु में जो आते हैं। तो चैत्र के महीने में भी नवरात्रियां होती हैं, और 9 दिन, और 10वें दिन दशमी है, और इधर 10वें दिन दशहरा है, बाकी तो 9 वही है। माताओं का पूजन उसी पैटर्न से किया जाता है, वही नाम है, प्रथमम शैलपुत्री च, उसी से शुरू होता है। तो वो उस महीने का जन्म की बात हमारे को होना चाहिए, वो जन्म हमारे को इंडेक्स मिल जाता चाहिए, कौन से महीने में है। सपोज किसी सॉफ्टवेयर में नहीं निकलता, तो हमको निकाल लेना ही चाहिए कि महीना अब आ रहा है, कौन सा महीना है। वो महीने को देखने के लिए 2 तरीके यूज किए जा रहे हैं। क्या यूज किए जा रहे हैं? पूर्णिमा की जिस दिन हुई है, उस दिन से वो चैत्र का महीना या बैसाख का महीना, ज्येष्ठ का महीना, आषाढ़ का महीना, इस तरह से पूरे फाल्गुन तक के महीने को प्रयोग करने की प्रथा है।
पर वास्तव में वो है सेरेमोनियल, वो है किसी मुहूर्त के लिए। वो जो महीना पूर्णिमा से है वो है मुहूर्त निकालने के लिए, प्रिडिक्शन पर्पस से। वास्तव में चैत्र का महीना कब शुरू हो रहा है? सूर्य किस राशि में है? सूर्य की जो राशि परिवर्तन है, संक्रमण स्थिति है, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश है, वह संक्रांति कहलाती है। सूर्य संक्रांति से मतलब है, संक्रांति हर ग्रह की होती है, जिस दिन वो राशि परिवर्तन करते हैं वो उसकी संक्रांति है। लेकिन अगर रेट्रो आ रहे हैं, वक्री कोई ग्रह हो रहे हैं, तो संक्रांति नहीं हो रही, फिर उसकी अगली राशि में ही जाने पर, राशि परिवर्तन पर संक्रांति का विचार किया जाता है। इसी तरह जब सूर्य की संक्रांति है, एक राशि से दूसरी राशि में जब सूर्य जाते हैं, तो वह सूर्य का संक्रमण काल सोलर इंग्रेस या संक्रांति कही जाती है, और वही चलन में है। और वो सूर्य की संक्रांति ही इतनी पॉपुलर क्यों है? उसकी वजह यह है, सूर्य 1 डिग्री रोज चलते हैं, 1 डिग्री का मूवमेंट उनका डेली का है। 1 अंश रोज चल रहे, 30 अंश जब हो गए सूर्य के, वो अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो समय फिक्स है 1 डिग्री रोज चलना, तो वो लगभग 30 ही दिन फिक्स है। मैं फिर गारंटी नहीं कर रहा हूं पूरे 30 ही दिन है। हालांकि आप कह रहे होंगे हमने कैलकुलेशन तो बताई, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, पर ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों यूज हो रही है, क्योंकि संक्रांति में डिटेल करनी है, एलेबोरेट करनी है, या गोचर की हम बात कर रहे हैं। तो सूर्य लगभग 30 दिन में आता है, लगभग इसलिए यूज करता हूं, कभी कभी कुछ पलों का फर्क रह जाता है। 29.5 दिन में भी सूर्य कभी कभी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और कभी वो 31 दिन तक भी चला जाता है 30 के बदले। जो लीप ईयर आ जाते हैं वो 31 दिन की वजह से आ जाता है, वो हर चौथे साल जो आता है। इसलिए फिर भी संक्रांति जनरली, अगर हम जनवरी के महीने से यूज करते हैं, मकर संक्रांति आ जाती है, माघ का महीना जब लगता है 14 जनवरी, वो लगभग फिक्स है। लगभग फिर कह रहा हूं, कभी कभी आज से 4 साल 5 साल पहले 15 तारीख को भी हुई थी, 15 जनवरी को भी हुई थी। तो 14 जनवरी से 30 दिन आप गिनेंगे, तो फिर अगला वही 13-14 फरवरी को माघ के बाद फाल्गुन आ जाता है, जब सूर्य कुंभ में आ जाएंगे। मकर संक्रांति, कुंभ का मकर में प्रवेश, और फाल्गुन का महीना मकर का कुंभ में प्रवेश, मकर के बाद कुंभ में चला गया, और मार्च में फिर क्या आ जाएगा? मेष में प्रवेश। तो चैत्र का महीना कब से शुरू हो जाएगा? 13, 14, 15 मार्च को, जब मेष में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, है ना। 17, 18 भी कभी हो जाता है, उच्च के सूर्य जब हो जाते हैं, तो वो महीने हमने 30 दिन वो काउंट करने हैं जन्म के लिए, है ना। वो पर्वों के लिए जो दिल्ली एनसीआर में अधिकतर चलन में है, मैं उसको ये कतई नहीं कर रहा हूं वो गलत चलन में है, नहीं, वो भी चलन में ठीक है, उसका पर्वों के लिए ठीक है, लेकिन जो महीने का जन्म की बात हम करते हैं, तो उसी से प्रवेश करना ठीक है, उससे पाना ठीक। अब चैत्र का महीना देखिए, चैत्र का महीना तो है, तो चैत्र के महीने में जो जातक जन्म हुआ है जिसका, वह कैसा होगा, जो हम उसमें बात कर रहे थे। अभी कुंडली हमने छोड़ दी, मैंने तो शुरुआत की महीने का जन्म की बात। देखें चैत्र का महीने का जन्म का कैसा होगा जातक। सूर्य कहां है? सॉरी, मीन में होंगे चैत्र के महीने में, क्योंकि मीन राशि में जाएंगे कुंभ के बाद 13-14 उसको मार्च को, मीन राशि में सूर्य होंगे, है ना। तो चैत्र का महीने में जन्म हुआ जातक कैसा होगा? सूर्य मीन के, नंबर 1। नंबर 2, चैत्र का महीना किस नक्षत्र के नाम पर उसका नाम पड़ा हुआ है? चित्रा नक्षत्र के नाम से चैत्र पड़ा है। मुझे उम्मीद है ये 12 नक्षत्र जो हैं इनको आप जानते होंगे, ये हर 12 महीने 12 नक्षत्रों के नाम पर पड़े, और उस महीने में उस नक्षत्र का फल कुछ न कुछ उपलब्ध होता है। चित्रा नक्षत्र। अब चित्रा के स्वामी क्या है? मार्स। आप जैसे उपासना ने किया ठीक है, इस तरह आप चाहें तो अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बीच में। मैं कहीं स्लिप हो जाए, मेरी टंग में इधर उधर भटक जाऊं, तो आप मुझे रोक के बोल भी सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो चित्रा मंगल के, चित्रा के स्वामी मंगल महाराज है,
ठीक है। अब मंगल का प्रभाव भी होगा चैत्र के महीने में, आप मंगल के प्रभाव से उसका जन्म का आकलन कर सकते हैं पूरे महीने में। एक दूसरा, सूर्य कहाँ है? मीन राशि में है। सूर्य मीन राशि में होने और मंगल की नक्षत्र, दो चीजों का हमने प्रभाव अगर आकलन किया तो उस महीने का जन्म के बारे में बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त हो ही जाएंगी, हम सीख ही जाएंगे। तो चैत्र के अलावा बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ इस तरह पूरे 12 महीने अगर हम निकाल के रखते हैं, बैसाख है विशाखा नक्षत्र है, ज्येष्ठ है ज्येष्ठा नक्षत्र है। अब ज्येष्ठा किसका ज्येष्ठा के स्वामी क्या है? बुध है मेरे ख्याल से, बुध है, मरकरी है, तो बुध का प्रभाव आ जाएगा। इसी तरह पूरे 12 महीनों हम देखेंगे किसी न किसी नक्षत्र के नाम से हैं और उन नक्षत्रों के स्वामियों का फल प्रभाव उस जातक जातिका के जीवन काल में होगा। एक थंब रूल मैंने आपको जरा सा क्लिक दिया, अभी डिटेल हम नहीं बात कर रहे इसमें। एक तो हमने पहली चीज देख ली महीने का जन्मफल, फिर रात्रि का जन्म है या दिन का जन्म है। तो सर कंबाइंड इफेक्ट होगा सूर्य का भी और नक्षत्र का भी। बिल्कुल बिल्कुल, अब कंबाइंड होगा। अब आपने बात कर दी ना, देखिए मैंने इसीलिए कहा आपके बोलने से ज्वाइन करने से मुझे कुछ एक क्लू और मिल गया। जैसे आपने वर्ड कंबाइंड इफेक्ट कहा, यस, कंबाइंड किसका होगा? सूर्य गुरु की राशि में है, मित्र की राशि में है, देवगुरु की राशि में है, या सूर्य को जो राजा को जो एडवाइस देने वाले हैं गुरु महाराज उनकी राशि में है, गुरु के शरण में है। सूर्य कुछ भी अनाचार कदाचार नहीं कर पाएंगे मीन राशि में से। क्यों? क्योंकि वो गुरु के शरण में है। अब ब्रॉडर वे में देखिए, तो उस महीने में जन्म हो जाता कैसा होगा? गुरु का भी प्रभाव उस पर होगा सूर्य में। और दूसरा, मंगल, महीना तो मंगल का है ना, नक्षत्र का तो स्वामी मंगल है, तब ताकतवर, सूर्य भी ताकतवर, गुरु भी ताकतवर और मंगल महाराज भी ताकतवर, इन चीजें ताकतवर मिल गई ना। तो जातक कैसा होगा? अब आपको बात करिए, कंबाइंड ही कहते हैं, ताकतवर मैंने अभी यूज किया नहीं था कभी। क्या हुआ एकदम जातक कैसा हो गया? ताकतवर, बली। अब बली किसमें होगा भाई? वो कुंडली से बात पता चलेगा। अब वो सूर्य वो मंगल किस भाव में उसके स्थित हैं, नंबर एक। नंबर दो, जिस दिन उस जातक जातिका का जन्म हुआ उसका लग्न किस नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, बाकी ग्रह किस नक्षत्र में है, या सूर्य के नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र, गुरु के नक्षत्रों में कितने ग्रह हैं, लग्न इनमें से किसी ग्रह नक्षत्र में है क्या? अगर इनमें है तो उसका रिलेशन, उसका इफेक्ट इंपैक्ट बहुत बलशाली होगा। और एक यही बात पूछनी है। हाँ प्लीज प्लीज। सर आपने बोला सूर्य मीन में कैसे होगा चैत्र नक्षत्र में? वो तो उसमें होना तुला में, चैत्र महीना का मैंने। अच्छा, वो फिर वो क्लियर बता दो क्या मतलब नहीं, मैंने तो एग्जांपल जनवरी से इसी ले लिया ना। बस ना देखिए, 14 जनवरी को मेजोरिटी केस में, कभी कभी 15 भी होती है, मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति क्या है? जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है, उत्तरायण में आ जाता है, आजकल दक्षिणायन चल रहा है। और जब मकर संक्रांति का मतलब क्या? सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, मकर में चले गए ना सूर्य। अच्छा, वो 14-15 फरवरी को फिर कहां चले जाएंगे? कुंभ में चले जाएंगे। अब फरवरी 28 या 29 की होती है, तब 15 या 16 मार्च को क्या होगा? मकर के बाद, कुंभ के बाद मीन में चले जाएंगे, है ना। तो जनवरी में क्या आया? 14-15 जनवरी को माघ, फिर फाल्गुन, फिर मार्च में चैत्र आ गया। चैत्र माह के स्वामी, चैत्र का नाम जो है चित्रा नक्षत्र से पड़ा, ये मैं कह रहा हूं। चैत्र नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र तो तुला के में नहीं आता। नहीं, नक्षत्र के बाद चित्रा नक्षत्र किस तुला के में क्यों? चित्रा नक्षत्र क्या लॉर्ड के हैप्पीनेस बताया ना, मंगल, लेकिन वो मंगल। चित्रा नक्षत्र तो तुला में नहीं आता। नहीं, तुला में क्यों आता बताइए ना आप। हो सकता है कुछ क्लियर बात कह रहे हो, सही कह रहे हो। चित्रा, स्वाति और उसके बाद वो आता है। स्वाति तो राहु के नक्षत्र होंगे। चित्रा, स्वाति, विशाखा। हाँ, तुला में, तुला का क्या काम बताइए? हम तो चैत्र महीना कह रहे हैं, चैत्र महीने का नाम चित्रा नक्षत्र से पड़ा है।
तो मैं चैत्र महीना चित्रा नक्षत्र तो तुला नक्षत्र में आएगा ना? तुला कौन सा नक्षत्र होता है? तुला जोडियाक में, तुला राशि में। मैम अभी राशि की बात नहीं। अब मैं क्या कर, देखिए मैं केवल महीने की बात बता रहा हूं, महीने की बात बता रहा हूं। महीने की बात में जो पहला महीना चैत्र का महीना मैंने इसलिए कि ये वैदिक पद्धति का, हिंदू वर्ष का, हिंदू महीने के पहला महीना चैत्र का महीना है। वो जनवरी वाला हमारा पहला महीना नहीं है। तो पहला महीना चैत्र महीना है, और चैत्र महीने का नाम किससे पड़ा? चित्रा नक्षत्र से पड़ा। तो चैत्र के महीने में जो जन्म हुआ है उसका प्रभाव किसका होगा? सूर्य से होगा। सूर्य का प्रभाव, सूर्य तब कहां थे? मीन राशि में होते चैत्र के महीने में। वो ये भी तो मैंने बताया, संक्रांति से हमने लेना है, पूर्णिमा से नहीं ले रहे, संक्रांति से। तो 14-15 जो मार्च को आएगा, संक्रांति होगी, तो मीन राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो सूर्य कहाँ है? मीन में है। और चैत्र के महीना जो है वो किस नक्षत्र से नाम पड़ा है उसका? चित्रा नक्षत्र से पड़ा है। और चित्रा नक्षत्र के स्वामी क्या है? मंगल है। भाई एक ग्रह के 3 नक्षत्र हैं। हाँ, वो मुझे वही कंफ्यूजन आ रही है। जब मीन का आता है वो, तब तो नक्षत्र दूसरे होते हैं, उत्तर भाद्रपद, भाद्रपद और वो रेवती। नहीं, उसके बाद छोड़िए, हम तो सिर्फ महीने का नाम जान रहे हैं। वो हो सकता है, जो आप कह रहे हो बात हो सकती है। वो लग्न जब हमारा निकलेगा, सूर्य किसी भी नक्षत्र में आ सकते हैं उस समय, लेकिन महीने की बात करें, उसको कंफ्यूज नहीं करें। वो